अब ये डिसाइड हुआ कि आसिफ की चारों बहनें और मेरी दोनों बहनें एक कमरे में सोएंगी, जबकि खाला, ताई, बाजी, हदीका दूसरे कमरे में सोएंगे और तीसरे कमरे में दोनों लड़के सो जाएंगे और तकरीबन 10 बजे सब अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। लेकिन आसिफ और खुर्रम को कहाँ नींद आने वाली थी। खुर्रम जो शबनम से मिलने का इंतज़ार कर रहा था और आसिफ के साथ लेटा हुआ था। आसिफ जिसको शाजिया से मिले काफ़ी देर हो गई थी, इसको उम्मीद थी कि आज वो शाजिया से मिल लेगा और शाजिया जैसे ही बिस्तर पर लेटी तो इसे आसिफ के इशारे याद आने लगे कि वो इससे बुला रहा था और नदीम ने भी इसके साथ काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं की थी। अब इसको भी बेचैनी हो रही थी, लेकिन हकीकत ये थी अंदर से वो उदास थी। वो काफ़ी देर तक खुद से लड़ती रही। कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी, जबकि इसे नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रही थी कि बाकी सब सो चुके हैं, लेकिन फिर कोई अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। अंधेरे की वजह से वो ये जान नहीं सकी कि कौन था, लेकिन वो चुपचाप ये सोच कर लेटी रही कि हो सकता है कोई वॉशरूम में गया हो। शबनम जैसे ही कमरे से निकली वो काफ़ी घबराई हुई थी। वो इर्द गिर्द देख रही थी, लेकिन बाहर इससे कोई नज़र नहीं आ रहा था। चूँकि इसने खुर्रम के साथ मिलने का छत पर वादा किया था, तो वो बग़ैर आवाज़ पैदा किए छत पर चली गई और दूसरी तरफ खुर्रम आसिफ के सोने का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे जैसे ही लगा कि आसिफ सो गया है, तो वो अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकलकर छत पर पहुंच गया। शबनम सीढ़ियों के साथ ही खड़ी थी। एक दफ़ा तो शबनम को देखकर आसिफ डर गया, लेकिन जब शबनम ने कहा कि मैं हूँ, तो इसको कुछ हौसला हुआ और शबनम इसका हाथ पकड़कर साइड पर ले गई और कहने लगी, क्या तुम पागल हो? ये कौन सा अपना घर है? अपने घर तो हमने पक्की जगह तय की हुई थी, जब चाहे मिल लेते हैं, लेकिन इधर बहुत खतरा है मिलने में। तो खुर्रम ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो तुम्हारी बातें सुन लूँगा, लेकिन ये मुन्ना किसी की बात नहीं सुनता। और ये बात कहते ही खुर्रम ने शबनम को नीचे बिठा दिया। शबनम भी सारी बात समझ गई और मुन्ने से बातें करने लगी और फिर मुलाकात शुरू हो गई, जो ज़्यादा देर तक नहीं चली। शबनम की रेलगाड़ी अभी पटरी पर चढ़ी थी कि आसिफ की रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। शबनम को बहुत गुस्सा था और इससे नदीम याद आ रहा था कि कैसे इसकी गाड़ी बिना रुके पटरी पर चलती रहती थी। खुर्रम नीचे आ गया और शबनम भी मुंह बनाते हुए नीचे उतरी।
और सीधा वॉशरूम में चली गई और तकरीबन 10 मिनट बाद वो कमरे में वापस आ गई। शाज़िया को यही लगा कि ये वॉशरूम से होकर वापस आए हैं, क्योंकि तकरीबन 15-20 मिनट में ही शबनम वापस आ गई थी। अब शाज़िया को बेचैनी हो रही थी कि कहीं आसिफ इसका इंतज़ार तो नहीं कर रहा। इसने थोड़ी देर खुद को रोका, लेकिन इससे रहा ना गया और वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो कुछ देर बाहर रही और फिर दोबारा आकर सो गई। दूसरी तरफ जैसे ही सुबह हुई तो चचा की हालत मज़ीद ख़राब हो गई। हम खाना लेकर अस्पताल पहुँचे तो चची को जैसे पता चला कि इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई है तो वो फिर रोने लगी। मोना और किरण भी परेशान थीं। पूरा दिन ऐसे ही रोने धोने में गुजर गया और फिर शाम को मैं वापस किरण और मोना को घर ले आया। अब अम्मी और ताया भी हमारे साथ वापस आ गए थे। शाम को इनको घर छोड़कर मैं अस्पताल जाने लगा तो मोना ने कहा कि मुझे भी ले जाना, अम्मी को हौसला दूंगी। मुझे भी ये ठीक लगा और मैं इसको अपने साथ ले आया। अब मैं बाहर बैठा हुआ था और मोना और चची अंदर चचा के कमरे में थे। शाम को जब आसिफ फिर शाज़िया को इशारे कर रहा था तो शाज़िया इसके पास गई और गुस्सा करते हुए बोली, मैं रात को कितनी देर तुम्हारा इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। शाज़िया की बात सुनते ही आसिफ के चेहरे के 15 तबक रोशन हो गए। वो नाउमीदी में शाज़िया की तरफ इशारे कर रहा था, लेकिन इसे क्या पता था कि शाज़िया भी इससे मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। आसिफ हैरान होते हुए बोला, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? तो शाज़िया गुस्से से बोली, और मैंने किसका करना है? तुम ही मुझे बुला रहे थे। आसिफ खुश होता हुआ बोला, ठीक है ना, फिर आज ज़रूर आऊँगा। रात को पता नहीं चला, मुझे नींद आ गई थी। शाज़िया गुस्से से बोली, नहीं, आज मैंने नहीं आना। तो आसिफ इसके तरले मिन्नतें करने लगा। फिर शाज़िया मान गई और बोली, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस बात की भनक किसी को भी लग गई ना तुम जिंदा रहोगे ना मैं जिंदा रहूंगी, इसलिए सब ध्यान रखना। आसिफ बोला, तुम फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ खुर्रम बाजी हदीका के साथ शरारतें कर रही थी। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि खुर्रम की बाजी के साथ मुलाकात नहीं हुई थी। तो जैसे ही खुर्रम ने शरारतें शुरू की तो बाजी को पता लग गया कि अब क्या चाहता है। तो वो भी गुस्सा करते हुए बोली, अब तुम्हें भी याद आ गई, लेकिन ये हमारा घर थोड़ी है। अगर इधर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तुम कुछ दिन सब्र करो, जब हम अपने घर जाएंगे तो कर लेना। लेकिन खुर्रम बज़्ज़त था। लेकिन मसला ये था कि बाजी के कमरे में ताई और खाला नरगिस ने सोना था, तो वो कमरे में तो खुर्रम से मिल नहीं सकती थी। इसलिए इन्होंने वॉशरूम की बैक साइड पर मिलने का प्रोग्राम बनाया।
लेकिन उधर खतरा ये था कि अगर कोई वॉशरूम में आता और इनकी आवाज़ सुन लेता तो मसला हो सकता था। लेकिन फिर भी दोनों ने इधर ही मिलने का सोचा। हदीका जानती थी कि खुर्रम ज़्यादा देर बात नहीं करेगा, इसलिए वो इसकी बात मान गई थी। लेकिन खुर्रम ने भी दूसरी तरफ आज तैयारी की थी और यही तैयारी आसिफ भी कर रहा था। जिसको खुर्रम ने देख लिया तो खुर्रम आसिफ के पास आते हुए बोला, भाई भाभी तो है नहीं यहाँ, तो फिर आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? कहीं कोई पट्टा तो नहीं ली? अगर पटा ली है तो मेरी भी मुलाकात करवा दो। खुर्रम हर वक्त मौके की तलाश में रहता था और आसिफ ये बात भी जानता था कि खुर्रम ने उज़्मा पर एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन उज़्मा सेट नहीं हुई थी। तो इसी ज़ुमरे में खुर्रम ने आसिफ से पूछा, कहीं आपने उज़्मा या नरगिस खाला को सेट तो नहीं कर लिया? शाज़िया के बारे में खुर्रम ने इसलिए बात नहीं की थी क्योंकि शाज़िया नचरी थी और बहुत ही गुस्से वाली थी और सीधा सीधा सुना देती थी। आसिफ खुर्रम की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अगर तू कहे तो नरगिस और उज़्मा दोनों को सेट कर लो। तो खुर्रम खुश होता हुआ बोला, भाई आप दोनों को सेट कर लें, पहले आप इनसे मिल लें, बाद में मैं इनसे मिल लूँगा। आसिफ बोला, चल ठीक है, कुछ दिन इंतज़ार कर, फिर मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन आज मेरी किसी और से मुलाकात है। आसिफ ने अपनी मुलाकात के बारे में तफसील से नहीं बताया तो खुर्रम को यही लगा कि आसिफ की अंबर के साथ मुलाकात होगी, क्योंकि खुर्रम ने एक दफ़ा आसिफ को अंबर के साथ भी देखा था। लेकिन हैरानगी की बात ये थी, खुर्रम को आज तक ये नहीं पता था कि इसकी बहन हदीका भी आसिफ से मिल चुकी है और आसिफ की माँ भी आसिफ से मिलती है। खैर, दोनों ने रात के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए तो शाज़िया और हदीका दूसरों के सोने का इंतज़ार कर रही थी, जबकि आसिफ और खुर्रम तो वैसे ही जाग रहे थे जैसे ही नरगिस और ताई की आंख लगी तो हदीका उठकर आ गई। इसने बाहर आकर कुछ आवाज़ की तो खुर्रम को पता चल गया, क्योंकि ये दोनों पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि वो क्या इशारा करेगी। तो खुर्रम भी अपनी जगह से उठा और बाहर आ गया तो देखा हदीका वॉशरूम के पास खड़ी हुई थी और जैसे ही इसने खुर्रम को देखा तो हाथ के इशारे से इसे अपने पास बुलाते हुए खुद वॉशरूम के पीछे वाली साइड पर चले गए और खुर्रम भी इर्द गिर्द देखता हुआ इस तरफ पहुंच गया। और जैसे ही शाज़िया को ये एहसास हुआ कि सब सो गए हैं तो वो भी बाहर आ गए और आसिफ भी बाहर निकल आया। आसिफ ने शाज़िया का हाथ पकड़ा और दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर आ गया और इसे अंदर कमरे में ले गया और फिर खुर्रम हदीका के साथ और आसिफ शाज़िया से मुलाकात करने लगे।
और फिर खुर्रम हदीका के साथ और आसिफ शाजिया से मुलाकात करने लगे। आसिफ आज तैयारी के साथ आया था, इसलिए शाजिया भी खुश हो रही थी, जबकि हदीका को यही लग रहा था कि खुर्रम की ट्रेन जल्दी ही पटरी से उतर जाएगी, लेकिन इसकी ट्रेन तो जोरों शोर से पटरी के ऊपर चल रही थी। हदीका समझ गई थी कि इसका भाई तैयारी करके आया है और वो भी अब खुश हो रही थी। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई तो सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। शाजिया से मिलने के बाद आसिफ का हौसला मज़ीद बढ़ गया था और अब वो इस बात पर अमल करने के बारे में सोच रहा था जिसने खुर्रम से की थी कि कुछ दिन ठहर जा, उस्मा और नरगिस का भी इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आसिफ और खुर्रम घर पर अकेले थे तो इन्हें किसी बात का डर नहीं था। वो जानते थे कि इनके चचा कोमे में हैं और कोमे वाला आदमी जल्दी होश में नहीं आता। दूसरी तरफ इधर शहर में भी कुछ खास नहीं था। मैमोना और चची रात अस्पताल में रहे और इस दौरान डॉक्टर ने 2-3 दफ़ा आकर चचा को चेक भी किया, लेकिन कुछ खास बेहतरी नहीं आई थी। मैंने डॉक्टर के कमरे में जाकर पूछा कि क्या इनका ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि इनकी चोट बहुत गहरी है, हो सकता है हमें दोबारा ऑपरेशन करना पड़े। गांव में सुबह जब उठे तो हदीका और शाजिया दोनों बहुत खुश थे। आसिफ और खुर्रम दोनों नाश्ते के बाद खेतों में चले गए और घर में सब नॉर्मल चल रहा था। टेलीफोन पर सब राब्ता भी कर रहे थे। अपने डेरे पर जाकर आसिफ और खुर्रम दोनों प्लान बनाने लगे कि किस तरह नरगिस या उस्मा को अपने चुंगल में फंसाया जाए। आसिफ तो नरगिस को फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसे लगता था कि नरगिस की शादी हो चुकी है और तलाक होने की वजह से इसे अपने शौहर की कमी महसूस हो रही होगी। अगर ये कमी आसिफ और खुर्रम पूरी कर दें तो नरगिस खुश हो जाएगी। लेकिन ये बात सोचते ही आसिफ को वो बातें भी याद आ गईं कि नरगिस इससे नफरत करती है। वो जब भी कभी नरगिस को देखता था तो नरगिस बुरा सा मुंह बनाती थी, जबकि दूसरी तरफ खुर्रम उज़्मा से मिलने के लिए बसत था, क्योंकि उसको इस बात का गुस्सा था कि उज़्मा ने इसे ठुकराया था। तो आसिफ ने खुर्रम को यही मशवरा दिया कि पहले तो उज़्मा से बात कर। अब नदीम घर पर नहीं है तो हो सकता है वो तेरे साथ सेट हो जाए। अगर वो सेट हो गई तो फिर तुम आराम से इससे मिल सकते हो। खुर्रम बोला। अगर इसने फिर इनकार कर दिया तो आसिफ बोला, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेंगे, लेकिन पहले तुम इससे बात करो। खुर्रम बोला, भाई मुझे तो डर लग रहा है। जबकि आसिफ ये सोच रहा था कि अगर खुर्रम का काम बन गया तो वो भी खुर्रम की मोहब्बत से फ़ायदा उठा लेगा। खुर्रम उज़्मा से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि सिर्फ इससे मिलना चाहता था। फिर शाम को दोनों घर वापस आ गए। घर आने के बाद ताई ने आसिफ को कमरे में बुलाया
और इसको साथ लगाने लगे। आसिफ बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? हम अपने घर थोड़ी हैं। ताई बोली, कितने दिन हो गए हैं तूने मुझे वक्त नहीं दिया। इतनी देर में बाहर से हदीका भी आ गई। दोनों को एक साथ खड़े वो समझ गए तो वो मुस्कुरा कर बोली, क्या बातें हो रही हैं? कहीं मिलने का प्लान तो नहीं बन रहा? तो ताई बोली, देखना कितने दिन हो गए हैं ये मुझे वक्त ही नहीं दे रहा। तो बाजी भी करीब आती हुई बोली, आसिफ अब तुम भी नखरे करोगे? हमने तो ये सोचा था कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है तो तुम हमें वक्त दोगे, लेकिन माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आसिफ बोला, मैं भी क्या करूं? आपके साथ वो नरगिस होती है, अगर वो ना हो तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं है। या फिर ऐसा करें, नरगिस को भी अपने साथ शामिल कर लें। आसिफ की बात सुनते ही हदीका और इसकी माँ के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोली, कमीने मैं जानती थी तेरी इस पर नज़र है, लेकिन वो इतनी जल्दी हाथ आने वाली नहीं है। आसिफ हदीका और अपनी माँ की बात सुनकर आगे बढ़ा और बोला, आप जानती हैं इसकी तलाक हो चुकी है, तो इसको भी आग लगी होगी। इससे पहले कोई और बुझाए, मैं ही बुझा देता हूँ। ताई ने कहा, हदीका तू नरगिस से बात कर और बातों बातों में इससे पूछ इस बारे में इसका क्या ख्याल है। हदीका बोली, मैं कैसे पूछ लूँ क्या आसिफ के बारे में इसका क्या ख्याल है। तो ताई ने इसको हल्का सा थप्पड़ लगाया और बोली, आसिफ के बारे में बात नहीं कर रही, मुलाकात के बारे में, कि इसका दिल करता है कि नहीं। तो हदीका बोली, माँ जी अब वो खुद थोड़ी कहेगी कि मेरी आग को कोई बुझा दे। मुझे यकीन है वो तलाक याफ्ता है, आग तो इसको लगी होगी। अगर आसिफ खुद ट्राई करे तो हो सकता है मान जाए। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।